हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम मिशन आईएएस के 14 जुलाई वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट आर्टिकल। रिपोर्ट फाइंड्स पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन एंटीमाइक्रोबियल यूज इन एनिमल्स एंड एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस इन ह्यूमंस। सिंपल कहने का मतलब ये हुआ कि जो एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स दिए जाते हैं एनिमल्स को सो दैट जो भी डिजीज काउज होती हैं उनके शरीर में, बॉडी में, उसको ख़त्म किया जा सके, इसका निगेटिव इम्पैक्ट ये देखने को मिल रहा है कि इसके कारण एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ह्यूमंस में डेवलप हो रहे हैं। अब ये कैसे हो रहे हैं, इसका एक सिंपल सा लॉजिक ये कहा जा रहा है कि जो फूड हम लोग डिराइव करते हैं फ्रॉम द एनिमल सोर्सेस, जब हम लोग उसे खाएंगे तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट हमारे शरीर में बढ़ता जा रहा है और इसके कारण हमारा शरीर भी एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस डेवलप कर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है वो है आपका एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के बारे में जानना। जब हम बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस की, तो ये एक प्रकार से जो भी बैक्टीरिया या वायरसेस या फंगीज या पैरासाइट्स होते हैं, इन पर जब ड्रग्स का इफेक्ट यानी कि जो भी दवाएं दिए जाते हैं टू डील विद द इन्फेक्शंस और वो दवाई काम नहीं करते हैं, ओवर द टाइम दीज पैरासाइट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप रेसिस्टेंस over the drugs over the time and ultimately making the infections harder to treat, है ना। तो इसके कारण होंगे क्या, जब दवाई काम ही नहीं करेंगे तो अगर बैक्टीरिया वायरसेस हमारे शरीर को अफेक्ट करती है तो कहीं ना कहीं दवाई असर नहीं करेगी, उसका ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं नहीं हो सकेगा। तो ये जो रिपोर्ट है बाय द यूरोपियन यूनियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एंड अदर्स, इन्होंने 6 क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक्स क्लासिफाई किए हैं। इसमें आपका है सेफालोस्पोरिन्स, फ्लूरोक्विनोलोन्स, पॉलीमाइक्सिन्स, एमिनोपेनिसिलिन एंड मैक्रोलाइड्स एंड टेट्रासाइक्लाइन्स। तो ये जो आपके 6 क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं, इसको WHO के अवेयर क्लासिफिकेशन या कैटेगरीज या लिस्ट में डाल के रखा गया है। एंड WHO अवेयर का मतलब है एसेस, वॉच एंड रिजर्व। और जो डाटा है ऑन द एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस in the E. coli, Cape pneumonia and S. aureus and C. jejuni, ये सब इस रिपोर्ट में इंक्लूड किए गए हैं। ये सब जो आपका नाम है ये सब आपके इन्फेक्शंस ही हैं, है ना। तो ये जो आपके E. coli एंड K. pneumonia है, ये कॉमन इन्फेक्शंस काउजिंग बैक्टीरिया, यानी कि ये बैक्टीरिया के कारण आपका इन्फेक्शन होता है। एंड अल्टीमेटली ये जो आपका S. aureus है एंड C. jejuni है, ये आपके फूड बोर्न बैक्टीरिया होते हैं। फूड बोर्न बैक्टीरिया यानी कि अगर फूड कॉन्टेमिनेट हो जाते हैं तो उसके ऊपर जो बैक्टीरिया फीड करती है, और अगर हम कॉन्टेमिनेटेड फूड को खाते हैं तो अल्टीमेटली ये आपका इन्फेक्शन ह्यूमंस को अफेक्ट कर सकता है ना, बिकॉज दीज बैक्टीरिया डेवलप्स ओवर दिस कॉन्टेमिनेटेड फूड। और जबकि इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरिया क्या होती है, जो इन्फेक्ट करती है किसी दूसरे को, है ना, ये आपके हो जाते हैं इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरिया। एंड रिपोर्ट की हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें साफ साफ बोला गया है कि ये जो एंटी माइक्रोबियल यूज है फूड एनिमल्स में, वो लिंक्ड है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के साथ इन एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन। यानी कि अगर आप कहीं ना कहीं एनिमल्स के फूड प्रोडक्ट कंज्यूम करते हो तो अगर वो एनिमल्स पर ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग्स का प्रयोग हो रहा है, दवाई का प्रयोग हो रहा है, तो इसके कारण एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस एनिमल्स या ह्यूमंस में डेवलप हो रहे हैं। एंड ऑल्सो द रिपोर्ट टॉक्स अबाउट दैट वी नीड टू प्रमोट प्रूडेंट यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट, यानी कि जो भी हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज करते हैं, है ना, हमें उसे प्रमोट करना पड़ेगा। साथ ही साथ इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन करने की जरूरत है इन बोथ ह्यूमंस एंड इन फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल, सो दैट इन्फेक्शन हो ही ना। और इन्फेक्शन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आपका ये जो रेसिस्टेंस वाली इस चीज है वो आने से बच सकेगी। एंड स्टेप्स क्या लिए गए हैं बाय इंडिया टू एड्रेस एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, तो आप देख लो यहाँ पर नेशनल प्रोग्राम ऑन कॉन्टेमिनेंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस चलाए जा रहे हैं, एज वेल एज मेडिसिन विथ रेड लाइन मीडिया कैंपेन एंड नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। तो हमारे देश में नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस भी है, एज वेल एज इनरोलमेंट इन WHO ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस सर्वेलेंस सिस्टम एंड FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया
इन्होंने एंटीबायोटिक रेसिड्यूज लिमिट्स भी रिलीज किया है इन फूड फ्रॉम द एनिमल ऑरिजिन, यानी कि जो फूड एनिमल ऑरिजिन से डिराइव होते हैं, है ना, उसके एंटीबायोटिक रेसिड्यूज लिमिट्स क्या होने हैं, ये आपका FSSAI से आपका रिलीज हुआ है ना, सो दैट स्टैंडर्ड्स मेंटेन किया जा सके। एंड बात करते हैं प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहली बात तो आपको एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के बेसिक के बारे में पता होना चाहिए, और ये कुछ आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं, ई कोली, के न्यूमोनिया, एस ऑरिसिस, सी जेजुनी, ये सब आपके बैक्टीरिया है ना, इन्फेक्शन काउजिंग बैक्टीरिया। एंड आपके अन्य जो आपको चीज़ें याद रखनी है, ये याद रखना है कि ये जो आपका ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस सर्विलेंस सिस्टम है, ये आपका WHO का है ना, WHO का आपका ये ग्लास प्रोजेक्ट है जो भी है। एंड द नेक्स्ट यू हैव टू रिमेंबर इज द FSSAI, यानी कि FSSAI के बेसिक के बारे में पता होना चाहिए कि क्या ये स्टेटूटरी है या नॉन स्टेटूटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, या अदर फंक्शंस इनके क्या है, ये भी आपको याद रखने की जरूरत है ना, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। सो ये हमने बात किया फर्स्ट आर्टिकल के बारे में। लेट्स मूव टू द सेकंड आर्टिकल। WHO issues new recommendations on human genome editing for the advancement of public health। आप बार बार ह्यूमन जीनोम एडिटिंग के बारे में सुन रहे होंगे। ह्यूमन जीनोम एडिटिंग कहीं ना कहीं जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल एंड सिग्निफिकेंट माना जा रहा है, बट इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, है ना, कुछ कंसर्न्स भी हैं, वो भी देखेंगे। लेकिन ह्यूमन जीनोम एडिटिंग होती क्या है? सिंपली अगर कहा जाए कि एक टेक्निक कह सकते हो जिसके तहत हम DNA में घुस जाते हैं, और उस DNA में घुसने के बाद जो भी DNA में इरर्स होता है उसको हम कट कर मॉडिफाई कर देते हैं, रिपेयर कर देते हैं, सो दैट जो भविष्य में बीमारी हो सकती थी लाइक कैंसर या फिर अदर जेनेटिक डिसऑर्डर, उसको वहीं पर ख़त्म कर दे, है ना। तो ये आपका कहीं ना कहीं रिवोल्यूशनरी स्टेप कह सकते हो इन द पब्लिक हेल्थ सिस्टम, इन द ह्यूमन हेल्थ सिस्टम। बट दिक्कत यही है कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है और काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स भी इससे एसोसिएटेड है, तो हम उस कंसर्न्स को भी जानेंगे। बट सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो आपके कुछ रिकमेंडेशंस WHO ने दिए हैं ह्यूमन जीनोम एडिटिंग के ऊपर, सो दैट पब्लिक हेल्थ को एडवांस किया जाए उसके बारे में। तो WHO ने 2 रिपोर्ट्स रिलीज करी हैं। जो आपका पहला है वो है आपका ह्यूमन जीनोम एडिटिंग ए फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस, और दूसरा है ह्यूमन जीनोम एडिटिंग रिकमेंडेशन। और ये जो रिपोर्ट्स हैं ये आपको फर्स्ट ग्लोबल रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करती हैं, सो दैट ह्यूमन जीनोम एडिटिंग को स्टैब्लिश किया जा सके एज ए टूल फॉर पब्लिक हेल्थ, जिसमें आपका एम्फेसिस सेफ्टी पर भी होगा, इफेक्टिवनेस पर भी होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात एथिक्स पर भी होगा, क्योंकि ये सब जो ह्यूमन जीनोम एडिटिंग सब है ये सब एथिकल इश्यूज ज़्यादा रेज करती है ना। वो एथिकल इश्यूज क्या होंगी वो भी हम देखेंगे, लेकिन हो सकता है आपने ह्यूमन जीनोम एडिटिंग जो अभी हमने बताया उसके बारे में समझ गए होंगे। थोड़ा और डिटेल से डिस्कस करेंगे, ये आपका दिया हुआ है। और याद रखना है आपको कुछ टूल्स होते हैं जिसके माध्यम से ह्यूमन जीनोम एडिटिंग करी जाती है, वो है आपका CRISPR-Cas9, ये अच्छे से याद रखना है, यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रही है ह्यूमन जीनोम एडिटिंग के ऊपर एंड बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। और साथ ही साथ टैलेंट का भी आपने नाम सुना होगा, ये भी आपके टूल्स हैं फॉर ह्यूमन जीनोम एडिटिंग। और जो आपका रिकमेंडेशन है उसी की बात करते हैं। इसमें साफ साफ बोला गया है कि रोबस्ट ओवरसाइट की जरूरत है, ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। फॉर एग्जांपल जो रिसेंट एप्लीकेशन ऑफ टूल्स जिसके मदद से ह्यूमन जीनोम एडिटिंग किए जाते हैं या जा रहे हैं, सो फॉर एग्जांपल आपका CRISPR-Cas9 टू द एडिटिंग ह्यूमन जीन, ये एथिकल इश्यूज रेज करती है। एथिकल इश्यूज रेज करने का क्या मतलब हुआ, है ना, जैसे सेफ्टी करने का मतलब लेट्स से कि हमने टूल के माध्यम से जीन एडिटिंग किया, अब इसका क्या निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है भविष्य में कौन जानने गया, है ना। तो ये आपका सेफ्टी को इंश्योर करना है ना, तो ये आपका एक एथिकल इश्यूज आ रही है ना। दूसरा है आपका इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी कि जिस पर आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, है ना, क्या उसको आपने पूरी जानकारी दी है या नहीं दी है ना, क्योंकि ये अभी फिलहाल एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है, इसका लॉन्गर टाइम में आउटकम क्या होगा कोई नहीं जानता। दैट्स वाई जब ये प्रोजेक्ट लागू किए जाते हैं ह्यूमंस के ऊपर तो देयर शुड बी इन्फॉर्म्ड कंसेंट। जीन एडिटेड बेबीज जो आप आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में देखते हो कि साइंटिस्ट जो हैं वो प्रिफर या फिर यूँ कह सकते हो कि ऐसे कंसेप्ट को लेकर आ रही है जहाँ पर आपका जीन एडिटेड बेबीज प्रोड्यूस करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें क्या होंगे कि अच्छे अच्छे गुण डाल दिए जाएंगे और जो भी निगेटिव गुण होंगे उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर दिया जाएगा सो दैट वो टैलेंटेड निकले। लेकिन इसके कारण एक कंसर्न निकलेगी ना कि ऐसे में तो डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, और डाइवर्सिटी खत्म होने का मतलब ये है कि थ्रेट टू द ह्यूमैनिटी,
एंड जस्टिस एंड इक्विटी, ये भी आपका कंसर्न है ना। जस्टिस एंड इक्विटी यानी कि ये सब टेक्नोलॉजी काफ़ी महंगे आएंगे तो ला भी दिया जाए तो इससे क्या मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ठीक हो जाएंगे, ये भी सवाल पैदा खड़े करता है। की हाइलाइट्स ऑफ ह्यूमन जीनोम एडिटिंग रिकमेंडेशन, तो ये जो फर्स्ट रिपोर्ट है इसके की हाईलाइट की बात करें तो इसमें साफ साफ बोला गया है कि जो WHO है यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए डायरेक्टर जनरल को लीडरशिप लेनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग द अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज आल्सो सॉल्विंग द चैलेंजेस, जो ये सब अभी हम देख रहे हैं एथिकल चैलेंजेस हो गए हैं ना, ये सब है। एंड ह्यूमन जीनोम एडिटिंग रजिस्ट्री, इसमें क्या बोला गया है तो इसमें साफ साफ बोली गई है कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स ह्यूमन जीनोम एडिटिंग को लेकर चल रहे हैं उसको रिव्यू किए जाए, अप्रूव किए जाए बाय द अप्रोप्रिएट रिसर्च एथिक्स कमिटी बिफोर इंक्लूजन इन द रजिस्ट्री, है ना। तो यानी कि प्रॉपर वेल रिसर्च एंड एनालिसिस कर दिया जाए सो दैट ये पता चल सके कि जो भी आप ह्यूमन जीनोम एडिटिंग टूल इस्तेमाल कर रहे हो इसके क्या निगेटिव रिपरकशंस हो सकते हैं, है ना। सो दैट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके ऐसे टॉप टेक्नोलॉजी को आगे लाया जाए। एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, इसमें क्या बोला गया है, इंस्यूर इक्विटेबल एक्सेस टू ह्यूमन जीनोम एडिटिंग इंटरवेंशन एंड एथिकल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स फॉर यूज बाय WHO, ये WHO तैयार करे, ये बोला जा रहा है कि एथिकल वैल्यूज क्या हो, प्रिंसिपल्स क्या हो, है ना, फॉर यूज ऑफ दिस टूल्स, ये WHO तैयार करे। और जो दूसरा रिपोर्ट जो WHO ने रिलीज किया है वो है आपका ह्यूमन जीनोम एडिटिंग ए फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस। इसमें बेसिकली गवर्नेंस फ्रेमवर्क डेवलप करने की बात करी गई है जिसके तहत गुड प्रैक्टिसेस जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की गवर्नेंस में लाई जानी चाहिए एंड उसे अप्लाई करें स्पेसिफिकली टू ह्यूमन जीनोम एडिटिंग, यानी कि बहुत सारे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जहाँ पर गुड प्रैक्टिसेस गवर्नेंस में फॉलो अप किए जा रहे हैं, तो उन सारे गुड प्रैक्टिसेस को ह्यूमन जीनोम एडिटिंग के क्षेत्र में भी लाया जाए, उसको ओरिएंट किया जाए एंड इंटेंडेड टू हेल्प दोज टास्क विद स्ट्रेंथनिंग ओवरसाइट मेजर्स रिगार्डलेस ऑफ वेदर दिस इज इंस्टीट्यूशनल, नेशनल, रीजनल एंड इंटरनेशनल लेवल, यानी कि उनकी मदद करी जाए जिनको ओवरसाइट मेजर्स यानी कि निगरानी रखने की बात होती है ना। बहुत सारे NGOs हो गए हैं ना, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हो गए जो निगरानी रखेंगे कि हाँ ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है आपकी ह्यूमन जीनोम एडिटिंग वाली, है ना, कि क्या ये सही है या क्या गलत है। बिकॉज बहुत सारे रिपोर्ट एंड स्टडी छुपा दिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें घटती है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड-19 वैक्सीनेशन वाली बात हो रही है तो बहुत सारे डाटा पता नहीं कि वो छुपा दी जाती हैं बिकॉज डिमांड काफ़ी ज़्यादा है ना, तो कुछ नेगेटिव रिपरकशंस की बात क्या होगी क्या नहीं होगी ये सब प्रॉपर फाइंड आउट किया जाए, ये सब की बात भी की गई है ना। और ये तभी होगा जब जो भी आपके एसोसिएशंस होंगे, इंस्टीट्यूशंस होंगे जो इस सेक्टर में इन्वॉल्व होंगे, है ना, उनके ओवरसाइट मेजर्स को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए। सो अगर हम बात करें ह्यूमन जीनोम एडिटिंग टेक्निक की, तो ह्यूमन जीनोम एडिटिंग इसको जीन एडिटिंग भी कहते हैं और ये आपका ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी है जो साइंटिस्ट को क्षमता प्रदान करता है जिसके तहत किसी भी ऑर्गेनिज्म के DNA को चेंज कर दिया जा सकता है। चेंज कर देने का मतलब ये हुआ कि या तो ऐड कर दो, रिमूव कर दो, अल्टर कर दो जेनेटिक मटेरियल्स को ही एट अ पार्टिकुलर लोकेशन। तो ये आप ह्यूमन जीनोम एडिटिंग टेक्निक की बात आप समझ गए होंगे बिकॉज DNA आपको बताया ना स्टोर हाउस ऑफ इन्फॉर्मेशन, है ना। अगर DNA में कुछ गड़बड़ी है तो बाद में जो ह्यूमन में रिफ्लेक्ट होगी और अगर उसे को उसी समय सही कर दिया जाए तो बाद में वो आपका नॉर्मल ह्यूमन के रूप में डेवलप करेगा। तो होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ आई होगी। लेट्स मूव, वैसे प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर आपको ह्यूमन जीनोम एडिटिंग के जो टूल्स है CRISPR, Cas9 एंड एक मैंने जो बताया TALEN, इन सबों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बस बेसिक हाँ ये सब ह्यूमन जीनोम एडिटिंग टूल है, जीन एडिटिंग टूल है बेसिकली, है ना। और ह्यूमन जीनोम एडिटिंग क्या होते हैं ये आपको तो पता ही होगा। लेट्स मूव टू द थर्ड आर्टिकल, द राइट टू रिपेयर मूवमेंट ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ ई-वेस्ट जनरेशन। तो बेसिकली राइट टू रिपेयर मूवमेंट एक मूवमेंट अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ रही है और कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं सॉल्यूशन हो सकता है टू द प्रॉब्लम ऑफ ई-वेस्ट जनरेशन, इस मूवमेंट को तेज करवाया जाए। तो इस राइट टू रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, ये बेसिकली मूवमेंट जो है इसमें ये साफ साफ कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट को लेजिस्लेशन यानी कि कानून लेके आने की ज़रूरत है जिसका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि जो कंज्यूमर्स होंगे उनको क्षमता दी जा सके, उनकी एबिलिटी टू रिपेयर एंड मॉडिफाई देयर ओन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। लेट्स से कि आप कोई भी मोबाइल डिवाइसेस यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज कर रहे हो, है ना, 2 साल 3 साल हो गए, अब बेसिकली आप चाहते हो कि हम इसे रिपेयर करें, है ना, इसको मॉडिफाई करें रेदर की टू बाय द न्यू डिवाइसेस, है ना।
तो वो क्षमता प्रोवाइड करने की जरूरत होगी ना गवर्नमेंट को। फॉर एग्जांपल कि हाँ ऐसा कोई इंसेंटिव्स हो गवर्नमेंट की तरफ से या फिर मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से कि हाँ आप पुराने सामान वापस लेके आओ और बदले में हम आपको इंसेंटिव देंगे, लेकिन अभी ऐसा कोई इंसेंटिव चलता नहीं है ना। तो यही है आपका राइट टू रिपेयर मूवमेंट, जिसके तहत राइट टू रिपेयर की एबिलिटी को बढ़ाया जा सके, है ना, सो दैट कंज्यूमर्स को अगर मूड है रिपेयर करने का प्रोडक्ट को, मॉडिफाई करने का प्रोडक्ट को, तो वो कर सके रेदर बाइंग द न्यू फोन या न्यू डिवाइसेस। और ये मूवमेंट की शुरुआत ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रही है, इसका जो रूट है 1950 से ही ट्रेस बैक होता है। और ये जो कंसेप्ट है ये आपका ओरिजिनेट हुआ है यूएसए से, और शुरुआती दौर में ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में आपका फ्लरिश हुआ था, स्प्रेड हुआ था, वहाँ से ही। ज़रूरत क्यों है हमें? तो बेसिकली जब भी आप जो भी आइटम्स लंबे समय तक यूज करते हो बाय रिपेयरिंग एंड बाय मॉडिफाइंग, तो इससे क्या होगा कि इन्वायरमेंट का एक्सप्लॉयटेशन कम होगा, बिकॉज ई वॉस्ट कम होंगे ना। अगर बार बार आप साल में 500-600 मोबाइल एक्सचेंज कर रहे हो, नए खरीद रहे हो, तो इसका मतलब डिमांड बढ़ रहा है ना। डिमांड बढ़ेगा तो कंपनी फुलफिल कहाँ से करेगी? वहीं से करेगी, इनको रिसोर्स एक्सप्लॉयट करने पड़ेंगे, है ना। तो इससे निगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। तो डेफिनेटली इट विल प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट इन द लॉन्ग टर्म बाय रिड्यूसिंग द ई वॉस्ट। एंड ई वॉस्ट की बात करें तो ये इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के वॉस्ट हैं जिसको डिस्कार्ड कर दिया गया है। पार्टिकुलरली डेंजरस क्यों होते हैं? बिकॉज टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज होते हैं, लीचिंग होती है टॉक्सिक केमिकल्स की फ्रॉम द मेटल्स इनसाइड व्हेन दे आर बॉडी। सिंपली अगर कहा जाए तो कोई भी मदरबोर्ड जो आपका होता है मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में फीड, उसको आप जला के देखना कितने ज़्यादा हार्ड केमिकल्स वाले गैसेस स्प्रेड होते हैं ना। तो दैट्स वाई काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। और जब ये ज़मीन में गाड़े जाते हैं या फिर इसको ख़त्म करने का प्रयास किया जाता है तो इससे ये गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा जो हमें ज़रूरत है, वाई वी नीड टू दिस टाइप ऑफ मूवमेंट, है ना, या लेजिस्लेशन। तो टू रिड्यूस द कल्चर ऑफ प्लांट ऑब्सोलेसेंस। प्लांट ऑब्सोलेसेंस का कल्चर का क्या मतलब हुआ? इस प्लांट ऑब्सोलेसेंस के कल्चर के तहत ये मानसिकता मनुष्य के अंदर बैठ गई है कि कोई भी प्रोडक्ट जो डिज़ाइन करी गई है वो एक लिमिटेड समय के बाद ख़त्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने एक मोबाइल खरीदा तो वो 2 साल बाद तो ख़त्म होनी, इसलिए हमें जो है दूसरा मोबाइल खरीदना ही होगा। उसे रिपेयर करने के बावजूद वो ठीक नहीं होने वाला। ये मानसिकता आप देखते होगे, है ना। कहीं ना कहीं हम लोग भी इससे प्रभावित रहते हैं, है ना, कि छोड़ो क्या रिपेयर करना, लेट्स बाय द न्यू वन। तो ये बात हो गया, ये याद रखना, ये मेंस के लिए अच्छा पॉइंट है। टू रिड्यूस कल्चर ऑफ प्लांट ऑब्सोलेसेंस। एंड द नेक्स्ट वन इज इमेंस प्रेशर ऑन एनवायरनमेंट एंड वेस्टेड नेचुरल रिसोर्सेज। ये तो बात है ही है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। एंड बूस्ट द बिजनेसेस फॉर अ स्मॉल रिपेयर शॉप। तो इसका एक बेनिफिट ये होगा ना, जो रिपेयर शॉप्स होंगे उनकी बिजनेसेस में इजाफा होगा और अल्टीमेटली इनकी भी लाइवलीहुड चल पड़ेगी। कंसर्न्स भी है। कंसर्न्स ये है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो टेक कंपनीज की है, जब ये थर्ड पार्टी रिपेयर सर्विसेज को दिए जाएंगे तो इसके कारण एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। साथ ही साथ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो उनके डिवाइसेस के वो इम्पैक्ट हो सकते हैं ना, क्योंकि अगर रिपेयर कर दिया, पता चला बाद में मोबाइल फ़ोन ब्लास्ट हो गई, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? कंपनी तो बोलेगा कि नहीं मैंने तो इतने अच्छे से इसे डेवलप किया, जरूर रिपेयर वाले सेंटर्स ने इसे डैमेज किया होगा। ये सब चल पड़ती है इश्यू, है ना। दैट्स वाई ये कंसर्न है। एंड मेकिंग इट मोर वल्नरेबल टू साइबर हैकिंग एंड एसोसिएटेड प्राइवेसी कंसर्न। क्यों? बिकॉज पुरानी डिवाइसेस तो सॉफ्टवेयर अपग्रेड, हार्डवेयर अपग्रेड की जरूरत पड़ती है ना। सो दैट टाइम टू टाइम ये हैकिंग से प्रिवेंट किया जा सके, तो ये सब होती है। और इंडिया की तरफ से क्या इनिशिएटिव चल रहे हैं ई वेस्ट को मैनेज करने के लिए? तो वी हैव द ई वेस्ट अवेयरनेस प्रोग्राम अंडर डिजिटल इंडिया। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 ई वेस्ट क्लिनिक भी स्टैब्लिश करी गई है, जिसके तहत सेग्रीगेशन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट करवाए जाते हैं। लेट्स मूव व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स के लिए एज सच ये आपको याद रखना है, राइट टू रिपेयर मूवमेंट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, इट इज एसोसिएटेड विद द ई वेस्ट जनरेशन। इतना याद रखना है ना। और इसका कंसेप्ट आपका यूएसए से ओरिजिनेटेड है, ये भी आपको याद रखना है। एंड कोई न्यू कंसेप्ट है नहीं, 1950 से ही आपका कंसेप्ट चल रहा है, अभी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। पैलियोलिथिक केव पेंटिंग फाउंड इन नियर दिल्ली कुड बी एमंग ओल्डेस्ट। अभी तक आपको पैलियोलिथिक केव पेंटिंग, सबसे ओल्डेस्ट पैलियोलिथिक केव पेंटिंग कहाँ मिलती थी? भीमबेटका में। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। लेकिन ये जो अभी हाल फिलहाल में अरावली रेंज में ये आपका केव पेंटिंग मिला है, जो कि बताया जा रहा है कि ये पैलियोलिथिक पीरियड का हो सकता है। तो अगर ये साबित हो जाता है तो सबसे ओल्डेस्ट पैलियोलिथिक पेंटिंग साइट वो भीमबेटका नहीं होगी, ये हो जाएगी जो भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो यही न्यूज़ है। पैलियोलिथिक एज आपको भी पता होगा कि जो हिस्ट्री होते हैं, जब हिस्ट्री लिखी भी नहीं जाती थी तो सबसे पुराना जो आपका
एविडेंस मिलता है हिस्ट्री का, वो है आपका आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से, लाइक केव पेंटिंग्स हो गए है ना, टूल्स सब हो गए है ना। तो यहाँ पर आपको कोई लिटरेचर टेक्स्ट नहीं मिलते थे, तो उस पीरियड के हिस्ट्री को हम पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। पैलियोलिथिक आपको पता है 3 भाग में डिवाइडेड है, अपर पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड योर अपर पैलियोलिथिक, है ना। तो ये बातें हैं, ये आपने हिस्ट्री में एंशिएंट इंडिया में पढ़ा भी होगा। तो ये है, तो बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट ने केव पेंटिंग डिस्कवर करी है, और माना जा रहा है कि ये जो केव पेंटिंग जो डिस्कवर करी गई है ये आपके अपर पैलियोलिथिक एज के हो सकते हैं, among द क्वार्जाइट रॉक्स ऑफ अरावली माउंटेन रेंज। तो ये जो पेंटिंग मिली है केव पेंटिंग, ये आपका अरावली माउंटेन रेंज में मिली है, एंड फॉरेस्टेड होली ग्रोव, और ये फॉरेस्टेड होली ग्रोव को मंगर बानी कहा जाता है हरियाणा में, है ना। तो अरावली वैसे भी अगर देखा जाए तो प्री हिस्टोरिक रिमेन्स के लिए फेमस है, बहुत सारे प्री हिस्टोरिक एविडेंसेस यहाँ से मिली है, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के भी प्री हिस्टोरिक एविडेंसेस मिली है। लेकिन बात यह है कि प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स नहीं मिली थी, प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स आपका भीमबेटका में मिली थी, जो कि आपका अर्लीस्ट केव पेंटिंग है अभी जो है। बट आप देख सकते हो अनलाइक द सेंट्रल इंडिया एंड अदर प्लेसेस दैट आर रिच इन रॉक पेंटिंग्स, नो रॉक पेंटिंग हैव बीन फाउंड इन अरावली अंटिल नाउ। बट अभी कहीं ना कहीं जो आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया है ये हो सकता है। एंड फीचर्स ऑफ मंगर बानी केव पेंटिंग, तो इसके फीचर्स की बात करें तो देख लो, ये जो केव पेंटिंग है इसमें आपका इमेजेस ऑफ ह्यूमन फिगरिन्स हैं, एनिमल्स के फिगर्स है, फॉइलेज एंड जियोमेट्रिक फिगर्स भी है ना। तो ये कहीं ना कहीं रेमिनिसेंट ऑफ भीमबेटका, यानी कि इट इज रिफ्लेक्टिंग लाइक द भीमबेटका ऑफ मध्य प्रदेश। एंड भीमबेटका खुद में वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन केव आर्ट्स इन इंडिया, मेसोलिथिक एज के अराउंड का ये जो आपका भीमबेटका है, भीमबेटका केव पेंटिंग को मिलती है अराउंड 10,000 ईयर्स एगो। एंड ये जो कलर है इसकी बात करी जा रही है मंगर बानी के पेंटिंग की, तो जो कलर ऑफ द मोस्ट पेंटिंग जो देखने को मिली है ऑकर है, लेकिन कुछ व्हाइट कलर की भी है। ऑकर कलर की बात करें तो ये आपका अर्दी पिगमेंट जिसमें आपका फेरिक ऑक्साइड क्ले के साथ मिला दिया जाता है, और जो कलर बनती है वो लाइट येलो से ब्राउन या फिर रेड कलर की हो सकती है। एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स ये जो मंगर केव आर्ट है वो 20,000 से 40,000 पुराना हो सकता है, जबकि ये जो आपका भीमबेटका है कितना साल पुराना बताया जा रहा है 10,000 ईयर से को, जबकि इसमें जब एविडेंस साफ साफ नजर आ जाएगा तो ये 20,000 से 40,000 साल पुराना हो सकता है। सिग्निफिकेंस क्या होगा, तो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है व्यूज द पेंटिंग इन कंटिन्यूएशन ऑफ सोनियन कल्चर, ये याद रखना है। तो सोनियन की बात करें तो ये आर्कियोलॉजिकल कल्चर है लोअर पैलियोलिथिक पीरियड का इन द शिवालिक रीजन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ये भी याद रखना है सोनियन, है ना। आर्कियोलॉजिकल कल्चर ऑफ लोअर पैलियोलिथिक इन द शिवालिक रीजन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। और अगर हम बात करें जो लखुदियार के पेंटिंग से कहाँ पर है आपका नियर अल्मोड़ा, ये सब याद रखने है ना। यहाँ पर आपके जो थीम है देख सकते हो, मैन, एनिमल, जियोमेट्रिक पैटर्न, व्हाइट, ब्लैक और रेड ऑकर में दिखाया गया है ना। ह्यूमंस रिप्रेजेंटेड इन स्टिक लाइफ फॉर्म, ये आपका लखुदियार के पेंटिंग नियर अल्मोड़ा यूपी में ही है ना, एक बार चेक कर लेना कहाँ पे लखुदियार। एंड भीमबेटका तो कंफर्म है आपका ये मध्य प्रदेश में है। और यहाँ थीम जो है आपका डेली लाइफ इवेंट जैसे हंटिंग, डांसिंग, हॉर्स एंड एलिफेंट राइडर्स, हनी कलेक्शन, ये सब जो डेली लाइफ एक्टिविटीज वाले फिगर्स हैं वो दिखाए गए हैं, थीम जो है वो दिखाए गए। और कलर देख लो आप, व्हाइट, येलो, पर्पल, रेड ऑकर, ब्राउन, ग्रीन कलर, यानी कि वेराइटी ऑफ कलर। एंड फिर जो आपका कूपगुल्लू के पेंटिंग ये आपका तेलंगाना में है, तो ये भी याद रखना, आपको मैच द फॉलोइंग के रूप में पूछा जा सकता है ना। और जोगी मरा की पेंटिंग की बात करें तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है, तो ये भी आपको याद रखना, मैच द फॉलोइंग। भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश में, जोगी मरा ये आपका छत्तीसगढ़ में, कुप्पूगलू ये आपका तेलंगाना में, और लखुदियार की जो बात करें ये आपका उत्तराखंड में है ना। तो लखुदियार का मतलब भी है कि 1 लाख केव्स लखुदियार है ना, तो ये याद रखना है, लखुदियार आपका उत्तराखंड में। और थीम्स की बात हमने डिस्कस कर ली, भीमबेटका के बारे में डिस्कस कर लिया, जोगी मरा के पेंटिंग के बारे में डिस्कस कर लिया। ये सब नाम आप याद रखना, मेंस के लिए भी आपको इंपॉर्टेंट होगा, प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो आप देख लो, इंडिया प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करें तो पैलियोलिथिक की बात करें तो ये आपका ओल्ड स्टोन एज कहलाता है, एंड इट स्प्लिट्स बिटवीन द पीरियड ऑफ 5 लाख टू 10,000 BC। एंड उसके बाद आता है आपका मेसोलिथिक, जिसको आप मिडिल स्टोन एज कहते हो, 10,000 से 6,000 BC। उसके बाद आपका आता है नियोलिथिक, न्यू स्टोन एज, जिस समय आपका एग्रीकल्चर भी आया था, नियोलिथिक में ही आया था बेसिकली, 6,000 से 1,000 BC। उसके बाद मेटल एज आ जाता है। और याद रखना थ्रू आउट इंडिया यूनिफॉर्म नहीं है, बिकॉज हो सकता है कि जो नदर्न इंडिया में है वहाँ पर ये पीरियड वेरी कर सकते हैं, सदर्न इंडिया में वेरी कर सकते हैं ना, बिकॉज
ये इतना बड़ा लैंड मास है, तो डिस्पाइट आपके पीरियड नाम सेम है लेकिन पीरियड डिफरेंट हो सकता है, और ये हमने डिस्कस किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, आपको याद रखना है प्रीलिम्स के लिए भी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, सेंटर टू अपॉइंट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर NMSC। तो बेसिकली कारगिल रिव्यू कमेटी जब बैठी गई थी, आई थिंक कि ईयर 2000 में से बैठाई गई थी, तो उससे अब 200 नहीं, बेसिकली 20 साल बाद जो रिकमेंडेशन दी गई थी कि आपको नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर अपॉइंट करने चाहिए विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इनहांसिंग इंडिया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इन एनर्जी सिक्योरिटी। अब गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करने का प्रपोजल चला रही है। तो अगर हम बात करें NMSC के बेसिक की, तो ये आपका इंटरफेस के रूप में वर्क करेगा बिटवीन द सिविलियन एंड मिलिट्री मैरीटाइम डोमेन, एंड ऑल्सो ये इंपॉर्टेंट है, इट विल वर्क अंडर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। प्रेजेंट NSA कौन है आपको ही पता होगा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड इट विल बी प्रिंसिपल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी डोमेन। क्योंकि मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करें तो मैरीटाइम सिक्योरिटी एक जनरल टर्म होगा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वेसल्स बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली, यानी कि आपको ही पता है वी आर ए लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर बॉडी। तो जाहिर सी बात है हमें मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत करने की जरूरत होगी, बिकॉज वी हैव टू इनहांस द सिक्योरिटी। तो आपका मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब जो भी वेसल्स इंडिया के हैं उनको प्रोटेक्शन प्रदान करना बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। और क्या क्या एरिया से हमारे शिप्स को खतरा हो सकता है, तो आप देख सकते हो टेररिज्म से, पायरेसी से, रोबरी से, इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ गुड्स एंड पीपल, इलीगल फिशिंग एंड पॉल्यूशन, है ना। तो ये सब कहीं ना कहीं आपके एरिया ऑफ थ्रेट है, इस पर फोकस करने की जरूरत है। सिग्निफिकेंस क्या होगा अगर NMSC आ जाता है, तो इफिशियंसी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, बिकॉज नेवी, कोस्ट गार्ड, स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स ये सब वर्क करते हैं इन सिलोज विथ ओवरलाइंग जुरिडिक्शन, है ना, ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन। ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन यानी कि कुछ के फंक्शंस इसमें मैच कर जाते हैं, कुछ के फंक्शंस इसमें मैच कर जाते हैं, जिसके कारण डिसीजन जो है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, बिकॉज फिर तो कन्फ्लिक्ट आ जाएगी ना। ओवरलाइंग जुरिडिक्शन होने का मतलब ये हुआ कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स विद ईच अदर, तो सहमति नहीं बन पाती। दूसरा है आपका मैरीटाइम एंड एनर्जी सिक्योरिटी, बिकॉज चाइना प्लान्स टू रीच टू ईस्टर्न सी बोर्ड ऑफ अफ्रीका वाया इंडियन मैरीटाइम डोमेन। तब चाइना कहने का मतलब ये है कि इंडियन ओशियन में अपना प्रेजेंस बना रहा है। अब इनडायरेक्टली ये इंडिया को कैटर करने के लिए अपना प्रेजेंस बना रहा है, बहाने चाहे 1000 या 100,000 बनाए, बट इसका मेन ऑब्जेक्टिव वही है, इंडिया को घेरो। तो इससे पहले वो इंडिया को घेरे, इंडिया को अपनी सिक्योरिटी मैरीटाइम वाली मजबूत करनी पड़ेगी। क्रिएशन ऑफ NMSC इज ए पार्ट ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी विजन, जिसमें आपका सागर कंसेप्ट भी आ जाता है, दैट इज योर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन, डीप ओशियन मिशन एंड सागर माला प्रोजेक्ट एज वेल, है ना। तो ये भी याद रख सकते हो, ये जो आपका पार्ट है एक्ट ईस्ट पॉलिसी का, जिसमें आपका सागर विजन को भी फुलफिल किया जाएगा, डीप ओशियन मिशन को भी फुलफिल किया जाएगा, सागर माला प्रोजेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको भी फुलफिल किया जाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। वैसे तो अभी ये एग्जिस्टेंस में आया नहीं है, बट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर आप याद रख सकते हो। साथ ही साथ आपने सुना होगा ना, ये जो आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के जो पोस्ट क्रिएट किए गए थे उसके बारे में भी UPSC पूछ सकती है, क्योंकि आजकल पुराने क्वेश्चन ज़्यादा प्रेफर कर रही है, और पिछले साल तो CDS के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया था, तो हो सकता है इस बार आ जाए। So let's move to the next article. Government funding is key to achieve housing for all by 2022. ये ICRA की स्टडी आई है ना, यानी कि ये जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने चलाया था, स्कीम जो चलाया था, जिसके तहत 2022 आते आते हाउसिंग फॉर ऑल को अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। इसके लिए अभी पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना है जो 2015 में ये लाया गया था, और इसका ऑब्जेक्टिव वही था, प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, ये पीरियड याद रखना, है ना। और इसके तहत आपका जो है ये होम टू 20 मिलियन हाउस होल्ड, यानी कि लगभग 20 मिलियन हाउस होल्ड्स को घर प्रदान करी जाएंगी ऑफ अर्बन इंडिया, एंड 30 मिलियन हाउस होल्ड इन रूरल इंडिया। तो याद रखना ये स्कीम आपका दोनों को कवर करता है, अर्बन को भी, रूरल को भी। हाउएवर जो आपका रूरल की हाउस होल्ड बनाने की संख्या है वो ज़्यादा है, 3 करोड़ के आसपास, और जो अर्बन एरिया में हाउस होल्ड बनाने की जो संख्या है वो आपका अप्रोक्स 2 करोड़, यानी कि 20 मिलियन। एंड वी हैव द बाइफर्केशन ऑफ 2, बिकॉज एक तो रूरल के लिए, एक अर्बन के लिए। तो जो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री अर्बन जो है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये डिमार्केशन आपको याद रखने। एंड सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट ने स्केल डाउन किया नियर टर्म टारगेट ऑफ 21.4 मिलियन अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल, यानी कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये जो टारगेट इन्होंने सेट किया था
उसे फुलफिल करने में दिक्कतें आ रही थी, दैट्स व्हाई इन्होंने टारगेट ही कम कर दिए। फॉर एग्जांपल इन्होंने रूरल इंडिया के लिए 30 मिलियन रखा था, उसको घटाकर 21.4 मिलियन कर दिया, और अर्बन एरियाज के लिए आपका 20 मिलियन रखा था, उसको घटाकर 11.2 मिलियन कर दिए गए थे, जिसको अचीव करने 2022 तक। एंड अभी अगर करंट स्टेटस देखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा डाटा के अनुसार, है ना। अप्रैल 2021 के डाटा के अनुसार 19.55 मिलियन हाउसेज सैंक्शन कर चुके हैं और 14.16 मिलियन उसको कंप्लीट किया जा चुका है थ्रू प्रधानमंत्री रूरल योजना के तहत, है ना। एंड जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की बात करें तो ओनली 43% ऑफ द 11.2 मिलियन हाउसिंग यूनिट बनाई जा चुकी है, यानी कि कहीं ना कहीं अभी मेजोरिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर अर्बन हाउस वो बाकी है ना। और समय काफ़ी कम है, 1 साल, अब तो 1 साल भी नहीं बचे, मतलब 1 साल हाँ कह सकते हैं, बिकॉज बाय 2022 है, तो कहीं ना कहीं आपका दिसंबर 31 2021 तक तो, मतलब दिसंबर 21 2022 तक तो चलेगा ही चलेगा, है ना। तो देखते हैं टारगेट कब तक अचीव होता है। बट इश्यूज आ रहे हैं, इश्यूज क्यों आ रहे हैं आप देख सकते हो, क्यों इतना स्लो पेस में काम हो रहा है। तो फंडिंग गैप की इश्यू आ रही है, कहा जा रहा है, अभी स्टडी भी वही कह रही है कि लार्ज फंडिंग गैप देखने को मिल रहे हैं, 1.24 लाख करोड़ एडिशनल चाहिए, तभी जाके जो आपके बाकी बचे हाउस होल्ड से वो कंप्लीट हो सकेंगे। कोविड-19 पैंडेमिक का प्रभाव इस पर भी देखने को मिला है ना। स्कीम के परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं डिले करेगा, है ना, बिकॉज लॉकडाउन और मटेरियल्स के कॉस्ट भी राइज हो रहे हैं। एंड अदर इश्यूज ये है कि स्कैरसिटी ऑफ लैंड देखने को मिल रही है, लैंड एक्विजिशन एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब भी है। डिलेड प्रोजेक्ट अप्रूवल, राइजिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड लेबर एंड अनमेंटेन प्रॉपर्टी रिकॉर्ड, जिसके कारण कहीं ना कहीं लैंड के ऊपर घर बनाने में डिस्प्यूट आ रही है, तो टाइम डिलेज हो रहा है। और अगर हम बात करें बेसिक फीचर ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना, तो देख लो ऑल वेदर हाउसिंग यूनिट्स बना कर दिए जाएंगे, जिसमें आपके वाटर अवेलेबिलिटी, किचन, इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट, ये सब होंगे। दूसरा होगा इससे आपका वुमेन एम्पावरमेंट। तीसरा होगा बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर अर्बन पुअर। फोर्थ होगा आपका सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर, है ना। फिफ्थ होगा एडिक्वेट फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। जब ये सब बेसिक फैसिलिटी मिलेगी तभी तो व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, है ना, ये बात है। तो वी हैव डिस्कस दीज आर्टिकल्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपका। सबसे पहली बात तो ये याद रखना है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है 2015 में लाई गई थी, हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, टारगेट अच्छे से याद रखना है। 21.4 मिलियन का टारगेट रखा गया है। पहले तो ये आपका 30 मिलियन था रूरल इंडिया के लिए, अब 21.4 मिलियन रखा गया है बाय 2022 फॉर रूरल इंडिया एंड 11.2 मिलियन यूनिट फॉर अर्बन इंडिया 2022 तक। और ये आपके मेंस के लिए काफ़ी काम आएंगे, जो डाटा है अभी कि अर्बन एरियाज को हाउस होल्ड कहीं ना कहीं काफ़ी कम मिली है ना, लेस देन 50% अभी कंस्ट्रक्ट हुआ है आपका टोटल रिक्वायर्ड हाउसिंग जो बनाने की बातें कही गई है। लेट्स मूव टू द शॉर्टर न्यूज, इंडियाज सॉवरिन रेटिंग। तो बेसिकली जो आपका ग्लोबल सॉवरिन रेटिंग एजेंसी है, सॉवरिन नहीं, ये जो इंडिया ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, आपको पता है रेटिंग एजेंसी क्या करती है, आपके जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है उसको रेटिंग प्रदान करती है ना। और वो ग्लोबल भी हो सकते हैं, इंडिजीनियस भी हो सकते हैं, है ना। और फॉर एग्जांपल ये जो स्टैंडर्ड्स एंड पुअर है, ये आपका ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है ना। इन्होंने अफर्म किया है इंडिया की जो सॉवरिन रेटिंग वो रहेगी, वो आपका BBB यानी BBB- एंड स्टेबल आउटलुक मेंटेन करके रखा है ऑन ग्रेजुअल रिकवरी इन द इकोनॉमी की। भविष्य में जो इकोनॉमी की रिकवरी होगी धीरे धीरे, इससे इन्वेस्टर्स को पॉजिटिव मैसेज जाएंगे और कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स होंगे वापस भरोसा दिखाएंगे भारत की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने के लिए, है ना। अगर बोला जाए कि जो BBB रेटिंग दी गई है, इसका मतलब क्या होगा कि एडिक्वेट प्रोटेक्शन पैरामीटर्स मौजूद है। लेकिन एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशंस या फिर चेंजिंग सर्कमस्टांसेस अगर होता है, यानी कि फिर से अगर पैंडेमिक या फिर कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस आ जाती है जिससे आपका इकोनॉमिक कंडीशन एडवर्स हो जाती है, तो फिर आपका वीकेंड कैपेसिटी हो जाएगा ऑब्लिगेटर का टू मीट इट फाइनेंशियल कमिटमेंट ऑन द ऑब्लिगेशन, है ना। तो ये बात है। इकोनॉमिक सर्वे फॉर 2020-21 हाउएवर चार्ज इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी विद प्रेशराइज। हाँ, तो इनका कहना है इंडियन गवर्नमेंट का कि ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है वो कहीं ना कहीं इंडिया या फिर ऐसे जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, फॉर एग्जांपल इंडिया एंड चाइना, इनके लिए हमेशा निगेटिव ही बातें करती है, प्रेजिडाइज रहते हैं ना, यानी कि हमेशा इनको निगेटिव ही दिखता है। तो ये एक मेजर कहीं ना कहीं निगेटिव पॉइंट्स होती है आपके ये जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी का, प्रेजिडाइज, है ना, यानी कि आपका क्या कहते हैं इक्वलिटी बेसिस पर आपका यहाँ पे रेटिंग नहीं दी जाती। नाउ लेट्स मूव टू द भारत इंटरफेस फॉर मनी यूनिफाइड पेमेंट्स, यानी कि भीम UPI। तो न्यूज इसलिए आई है बिकॉज भूटान हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज UPI स्टैंडर्ड फॉर इट्स
क्विक रिस्पॉन्स कोड, यानी कि भारत में जो आपका यूपीआई स्टैंडर्ड है वही अब आपका भूटान में फॉलो किए जा रहे हैं, अडॉप्ट किए जा रहे हैं फॉर इट्स क्विक रिस्पॉन्स कोड। और ये सेकेंड कंट्री भी होगा आफ्टर सिंगापुर जिसके पास भीम यूपीआई एक्सेप्टेंस होगा मर्चेंट लोकेशन के ऊपर, है ना। यानी कि भीम यूपीआई जब भी आप जाओगे वहाँ पर, सिंगापुर में जाओगे तो वहाँ पर आपको ये सिस्टम के माध्यम से आप पे कर सकते हो। तो भीम यूपीआई की बात करें तो ये आपका इंडिया का रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिसमें आपका सेफ, इजी एंड इंस्टेंट डिजिटल पेमेंट्स हो जाते हैं। आप तो इसके उपयोगकर्ता होंगे ही। एंड डेवलप्ड इन 2016 एंड ऑपरेटेड बाय एनपीसीआई। और जो भीम एप्लीकेशन है इसमें आपका मल्टीपल बैंक अकाउंट ऐड किए जा सकते हैं इनटू द सिंगल वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, जिसमें सर्विसेज क्या क्या मिल जाते हैं, इंस्टेंट बैंक टू बैंक पेमेंट्स हो जाएगा, बिल पेमेंट, स्कैन एंड पे, रिक्वेस्ट मनी वाया मोबाइल नंबर और यूपीआई आईडी ओनली, है ना। तो ये याद रख सकते हो आप। एंड फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट की बात करें तो ये आपका रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड जो कि आपका 100% सब्सिडरी है एनटीपीसी का, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है विद द यूटी ऑफ लद्दाख टू सेट अप कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट, जिसमें आपका हाइड्रोजन बसेस को उतारी जाएंगी रोड के ऊपर एंड साथ ही साथ सोलर प्लांट एंड ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट सेटअप किया जाएगा लेह में, है ना। तो ये याद रखना है आपका एनटीपीसी की सब्सिडरी कंपनी का एमओयू साइन हुआ है यूटी ऑफ लद्दाख के साथ, जिसमें आपका ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट लेह में उतारा जाएगा, जिसमें आपका जो हाइड्रोजन बसेस को प्रमोट किए जाएंगे, सोलर प्लांट सेटअप करी जाएंगी, ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट सेटअप करी जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं तो ये आपका हाइड्रोजन होगा जो प्रोड्यूस करी जाती है इलेक्ट्रोलाइसिस से। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, आपका वाटर को स्प्लिट किया जाएगा into oxygen and hydrogen by passing electricity from renewable sources resulting in no carbon emission, है ना। तो इसमें जब हम स्प्लिट करेंगे वाटर को into ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन तो यहाँ पर आपका कोई भी कार्बन एमिशन नहीं होगा। तो ये सबसे पॉजिटिव बेनिफिट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ग्रीन हाइड्रोजन, है ना। और कैसे ये आपके एनर्जी जो आएगी वो आपका इलेक्ट्रिसिटी आएगी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेस, है ना। तो स्प्लिट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी तो वो एनर्जी आपका रिन्यूएबल सोर्सेस से दी जाएगी। ऑल्सो NTPC-REL गोइंग टू सेटअप इंडिया लार्जेस्ट सोलर पार्क 4750 मेगावाट का रन ऑफ कच्छ गुजरात में, ये भी याद रखना है। जिएंट पैंडा के बारे में न्यूज है तो चाइना अनाउंस्ड दैट जिएंट पैंडा आर नो लॉन्गर इंडेंजर्ड इन द वर्ल्ड, है ना। तो जिएंट पैंडा अब इंडेंजर्ड नहीं है इन द वर्ल्ड। तो जिएंट पैंडा के बारे में न्यूज आ गई आपका। तो जिएंट पैंडा को पैंडा बियर भी कहते हैं, इनहेबिटिंग द बैम्बू फॉरेस्ट इन द माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल चाइना। और अप्रोक्स अभी आपका 1800 जिएंट पैंडाज है इन द वर्ल्ड। एंड आफ्टर 5 years जो IUCN है इन्होंने जिएंट पैंडा को इंडेंजर्ड स्पीसीज लिस्ट से हटा दिया था और उसको वल्नरेबल कैटेगरी में डाल दिया था 2016 में जब कंडीशंस इंप्रूव होने लग गए थे। नाउ वी हैव द नेक्स्ट न्यूज अबाउट एलिफेंट डेथ बाय प्रे। तभी तक आपने एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सुना होगा, अभी जो है वो न्यूज एलिफेंट डेथ के बारे में है बाय द प्रे इंसिडेंट। तो अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अप्रोक्स 186 एलिफेंट्स मारे गए हैं आफ्टर बीइंग हिट बाय द ट्रेन्स अक्रॉस इंडिया बिटवीन 2010 एंड 2021। तो ऐसे डेथ्स कहीं ना कहीं नुकसानदेह होंगे बिकॉज ये सब काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल स्पीसीज है। अगर इन सब की डेथ इस वे में होगा ह्यूमन मिस इंटरप्रिटेशन से तो डेफिनेटली ये दिक्कत वाली बात है। तो क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं टू प्रिवेंट सच डेथ? तो परमानेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी इस्टेब्लिश करी गई थी बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। साथ ही साथ क्लियरिंग ऑफ वेजिटेशन करवा दिया गया अलोंग द रेलवे ट्रैक। सिंगनेज बोट्स डाले गए टू लर्न द लोको पायलट कि भाई साहब ये एलिफेंट यहाँ पे प्रेजेंस रहती है इसलिए आप यहाँ पर ध्यान से चलाओ, है ना। एंड वेजिटेशन क्लियर करने का ऑब्जेक्टिव वही था कि यहाँ पर एलिफेंट अट्रैक्टेड ना हो। मॉडरेटिंग द एलिवेटेड रेलवे ट्रैक स्लोप्स विद क्रिएशन ऑफ सेफ पैसेजेस ऑफ एलिफेंट अंडरपास एंड ओवरपास। एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने लगभग 212.49 करोड़ रुपीज भी रिलीज करी थी अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट टू प्रोटेक्ट द एलिफेंट। जो आपका इंडियन एलिफेंट है IUCN स्टेटस आप हमें बता दो क्या है। नाउ वी हैव द फ्यू इलेक्ट्रॉन बबल्स। क्या है ये? तो जो साइंटिस्ट हैं आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के, इन्होंने 2 स्पीसीज ऑफ फ्यू इलेक्ट्रॉन बबल्स का डिस्कवर किया है इन द सुपर फ्लूइड हीलियम में। तो अगर हम बात करें फ्यू इलेक्ट्रॉन बबल्स की तो ये नैनोमीटर साइज कैविटीज है। कैविटीज यानी कि एक प्रकार से होल कह सकते हो इन द लिक्विड हीलियम जिसमें हैंडफुल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। एंड FEVs यूजफुल मॉडल के रूप में सर्व करते हैं टू स्टडी द एनर्जी स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड इंटरेक्शंस बिटवीन देम इन ए मटेरियल। एंड ये मदद करते हैं इन अंडरस्टैंडिंग कि कैसे इंटरेक्शन होता है बिटवीन द फ्री इलेक्ट्रॉन
which dictate the physical and chemical properties of materials. And now we have the कोंगा नाडु. तो कोंगा नाडु आपका commonly used name है for part of western तमिलनाडु. ये याद रखना, कोंगा नाडु commonly used name for part of western तमिलनाडु. और ये नाम कहाँ से डिराइव हो रहा है? तो इट इज ऑल फ्रॉम द कोंगू वेल्लेला गोंदर ओबीसी कम्युनिटी है जो आपके इस रीजन में प्रोमिनेंट है. और एंशियंट तमिल लिटरेचर जैसे शिलापादिगरम एंड संगम एज पोएम्स, इसमें भी आपका कोंगू रीजन का मेंशन है. एंड वर्ड कोंगू की मतलब देखे तो इसका सिंपल सा मतलब है आपका अनड्यूलेटिंग लैंड विच कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनीथिंग, है ना. एंड फ्रॉम द 2nd century to the 9th century ए मेजर पार्ट ऑफ कोंगू रीजन ये कन्क्वेयर कर ली गई थी एंड ब्रॉट अंडर द रूल ऑफ गंगा डायनेस्टी एंड मोस्ट ऑफ देम वेर फॉलोवर ऑफ जैनिज्म. तो ये आपका कोंगू नाडु इनफॉर्मल डिवीजन है बेसिकली. तो ये आप देख रहे हो ये तमिलनाडु है और ये जो आपका वेस्टर्न पार्ट है तमिलनाडु का इसी को कहा गया है कोंगू नाडु, है ना. इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट, इरोड, कोयम्बतूर, ये सब आ जाते हैं. एंड लेट्स मूव टू द लास्ट वन पर्सनैलिटीज इन श्रीमंत शंकरादेव. तो रिसेंट असम कैटल प्रिवेंशन बिल जो लाई जा रही है इसमें सेल ऑफ बीफ को रेस्ट्रिक्ट करने की बात करी जा रही है विद इन रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर ऑफ टेम्पल प्रीमिसेस एंड सत्रस जो बनाए गए श्रीमंत शंकरादेवा के द्वारा. तो श्रीमंत शंकरादेव की बात करें तो आप भी इनके बारे में पढ़ा होगा. ये असम में इनका बोर्न हुआ था नगांव डिस्ट्रिक्ट के बातद्रब रीजन में. बातद्रब को बोधदव भी कहते हैं, सितंबर 1449 में. और इन्होंने न्यू वैष्णवाइट जिसको आप कहते हैं न्यू वैष्णविज्म ऑर्डर विद इन द हिंदुइज्म इन्होंने फाउंड करवाया था. एंड कंसीव्ड सतरिया डांस इंक्लूडेड अमंग द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया. तो यह याद रखना है, सतरिया डांस इज एसोसिएटेड विद द शंकरादेवा. एंड फाउंटेन हेड ऑफ अंकियन आर्ट विच इज ए फॉर्म ऑफ 1 act प्ले. पोएटिक वर्क्स याद रखना है, कीर्तन घोषा, हरिश्चंद्र उपख्याना एंड बाली चलना. एंड द नेक्स्ट वन इज अमृता शेरगिल. तो रिसेंटली पेंटिंग बाय अमृता शेरगिल वो बेची गई एंड इट बिकेम द सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव आर्ट वर्क बाय एन इंडियन. एंड अगर बात करें अमृता शेरगिल की तो इनका जन्म 30 जनवरी को हुआ था 1913 में बुंदापेस्ट रीजन में विच इज इन हंगरी. एंड 1941 में डाई करती हैं एट द एज ऑफ 28. तो काफ़ी कम उम्र में इनका देहांत हो गया. और ये इंडिया की मोस्ट फेमस वुमेन आर्टिस्ट कह सकते हो विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट एज नेशनल ट्रेजर which is an honor which makes it illegal to take her art out of the country. तो ये याद रखना है आपको अमृता शेरगिल के बारे में, है ना. और ये आपके इंडियाज मोस्ट फेमस वुमेन आर्टिस्ट में से एक है और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें नेशनल ट्रेजर का भी रिकॉग्निशन दिया गया है विच इज़ एन ऑनर जिसके तहत इलीगल होगा टू टेक हर आर्ट आउट ऑफ द कंट्री. तो ये हमने डिस्कस किया डिटेल से. होप आप लोगों को पसंद आई होगी और पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच.